सर्द हवा धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रही थी। चाय की दुकान के बाहर पीली रोशनी धुंध में अटक रही थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे लोग चुपचाप चाय पी रहे थे। दूर कहीं कुत्तों की आवाज बार बार गूंज रही थी। बूढ़े हरीश काका ने गला साफ किया और कहा, अगर कभी रात में कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे और घर में कोई ना हो तो जवाब मत देना। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, काका, अगर कोई सच में बुला रहा हो तो? हरीश काका की आंखें ठंडी हो गईं। जो सच में बुलाता है वो दरवाजा खटखटाता है, आवाज नहीं फुसफुसाता। दुकान में सन्नाटा उतर आया। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। गांव के बाहर एक छोटा सा मकान था। उस मकान में हाल ही में आया था विवान। वह शहर से ट्रांसफर होकर आया था। घर छोटा लेकिन शांत था। उसके आसपास ज्यादा पड़ोसी नहीं थे। पहली रात उसने घर की सफाई की। पुरानी अलमारियां, टूटी कुर्सी, धूल भरे कोने, सब सामान्य लग रहा था। रात के करीब 11:58 पर घर के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। फिर आवाज आई, विवान। वो चौंक गया। घर में कोई नहीं था। विवान ने सोचा शायद पड़ोसी होगा। वह दरवाजे तक गया, बाहर झांका। गली खाली थी। फिर आवाज फिर आई, विवान, सुन रहे हो? इस बार आवाज घर के अंदर से आई। वो घबरा गया, लेकिन उसने जवाब दे दिया, कौन है? बस यही उसकी पहली गलती थी। जैसे ही उसने जवाब दिया, घर की घड़ी रुक गई। पंखा धीमा हो गया। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। फिर वही आवाज बहुत पास से आई, धन्यवाद। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। अगले दिन उसने पास के किराना दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने धीमे स्वर में कहा, इस घर में पहले भी लोग आए थे। तीनों ने एक ही गलती की थी। कौन सी गलती? दुकानदार ने जवाब दिया, उन्होंने आवाज का जवाब दिया था। दूसरी रात 11:58 पर फिर वही ठंड, फिर आवाज। इस बार उसने मुंह बंद रखा। उसने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है। आवाज धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी, जवाब दो। कमरे की दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखने लगी। वह डर के मारे आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने वाला चेहरा मुस्कुराने लगा, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। आईने के भीतर से आवाज आई, जब जवाब देते हो तो दरवाजा खुलता है। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अब आवाज छत से आ रही थी, फिर फर्श से, फिर बिल्कुल उसके पीछे से। विवान ने होंठ कसकर बंद रखे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक उसे समझ आया, आवाज को दरवाजा नहीं चाहिए, उसे स्वीकार चाहिए। जब कोई जवाब देता है तो वह मान लेता है कि आवाज असली है और वही उसका रास्ता बन जाता है। चौथी रात आवाज ने अलग तरीका अपनाया। इस बार आवाज उसकी मां की थी। विवान की आंखों में आंसू आ गए। मां तो सालों पहले गुजर चुकी थी। आवाज फिर आई, मैं बाहर खड़ी हूं। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी फिर चलने लगी। लाइट सामान्य हो गई। विवान ने राहत की सांस ली। उसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज आई, विवान। इस बार आवाज अंदर से नहीं थी, बाहर से थी। और बाहर खड़ा कोई ठीक उसी आवाज में बोल रहा था जिसमें उसने पहली रात जवाब दिया था। हरीश काका चुप हो गए। चाय की दुकान में बैठे लोग सिहर उठे। चाय वाले ने डरते हुए पूछा, फिर विवान का क्या हुआ? हरीश काका ने धीमे स्वर में कहा, वह जिंदा है, लेकिन अब हर रात 11:58 पर वह किसी और को नाम लेकर पुकारता है। उस रात चाय की दुकान पर जो हुआ था, उसके बाद कोई भी आदमी सामान्य नहीं रहा। हरीश काका की कहानी सुनकर सब लोग चुपचाप अपने घर लौट गए। लेकिन जाते समय हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में कोई आवाज इंसान को बुलाकर उसकी जगह ले सकती है? अगली रात गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे बहुत धीमी चल रही थी। रात ठीक 11:58 पर गांव के एक घर में आवाज आई। वह घर रमेश का था। वह सोने की तैयारी कर रहा था
तभी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रमेश। रमेश ने सोचा कि शायद बाहर कोई पड़ोसी होगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से। रमेश, सुन रहे हो? रमेश को अचानक चाय की दुकान वाली बात याद आई। हरीश काका ने साफ कहा था, अगर रात में कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। रमेश चुप रहा। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। दीवारों से हल्की खरोंच की आवाज आने लगी, फिर आवाज गुस्से में बदल गई। रमेश, जवाब दो। आवाज अब अलग अलग जगह से आने लगी, कभी खिड़की के पास से, कभी दरवाजे के पीछे से, कभी बिल्कुल उसके कान के पास से। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने होंठ कसकर बंद रखे। फिर आवाज अचानक बदल गई। अब वह उसकी पत्नी की आवाज थी। सुनो, दरवाजा खोलो। रमेश का शरीर कांप गया। उसकी पत्नी उस रात मायके गई हुई थी। अगले दिन रमेश ने यह बात पड़ोसियों को बताई। तब पता चला कि रात में कई घरों में ऐसी ही आवाज सुनाई दी थी। किसी को अपने पिता की आवाज सुनाई थी, किसी को अपने दोस्त की, लेकिन जिसने भी जवाब नहीं दिया वह सुरक्षित रहा। अब गांव में एक नियम फैल गया, रात में नाम पुकारे तो जवाब मत देना। तीसरी रात विवान फिर उसी घर में बैठा था। उसे पता था कि यह सब उसी की गलती से शुरू हुआ है। पहली रात उसने जवाब दिया था और उसी जवाब ने किसी चीज को रास्ता दे दिया था। रात 11:58 पर आवाज फिर आई, विवान। इस बार वह डर नहीं रहा था, वह चुप रहा, लेकिन आवाज धीरे धीरे हंसने लगी। कमरे की लाइट झपकी, आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन इस बार आईने के पीछे एक और चेहरा था, वही चेहरा जो पहली रात उसकी आवाज बनकर बोला था। वह धीरे धीरे बोला, तुम सब चुप रहोगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा। उस रात आवाज ने आखिरी कोशिश की। इस बार आवाज किसी और की नहीं थी, वह आवाज विवान की अपनी थी। आईने के भीतर से वही चेहरा बोल रहा था, विवान, जवाब दो। विवान ने खुद को आईने में देखा। उसे लगा जैसे उसका ही दूसरा रूप उसे बुला रहा हो। कुछ सेकंड के लिए उसका मुंह खुलने ही वाला था, लेकिन उसी समय उसे हरीश काका की बात याद आई, जो जवाब देता है वही रास्ता खोलता है। विवान ने आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर धीरे धीरे आईने की दरार बढ़ने लगी और वह दूसरा चेहरा टूटकर गायब हो गया। अगली सुबह गांव में शांति थी। किसी घर में आवाज नहीं आई, कोई पुकार नहीं हुई। सबको लगा कि वह चीज चली गई है, लेकिन हरीश काका चुप थे। खतरा कभी खत्म नहीं होता, वह चीज मरती नहीं है, वो बस नई आवाज ढूंढती है। 15 साल पहले इसी गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव हंसमुख था, निडर था और सबसे बड़ी बात, उसे डर पर भरोसा नहीं था। गांव वाले कहते, अमावस्या की रात कुएं के पास मत जाना, लेकिन आरव कहता, अगर वहां कुछ होता तो अब तक किसी ने देखा होता। ये सब बुजुर्गों की कल्पना है। आरव, तू समझ क्यों नहीं रहा? शर्मा चाचा ने कहा था कि उन्होंने वहां किसी औरत को रोते सुना था। उसका दोस्त कबीर डरता था। आरव ने हंसते हुए कहा, हवा में आवाजें बनती हैं, तू हर सरसराहट को भूत मत बना। लेकिन उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, तारे भी जैसे छिप गए थे। गांव में कुत्ते अचानक चुप हो गए थे। दोनों दोस्त चुपचाप पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर थीं, जैसे किसी ने हाथ फैलाए हों। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, ऐसी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ सांस में भर दी हो। कुएं के अंदर झांकते ही काला अंधेरा दिखा, लेकिन वो अंधेरा स्थिर नहीं था, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। अचानक आरव, आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। कबीर कांप गया। तूने सुना? किसी ने तेरा नाम लिया, यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है वहां? सामने आओ। छुपकर आवाज देना बहादुरी नहीं है। कुएं से हल्की हंसी आई, धीमी, लंबी, जैसे किसी ने बहुत सालों बाद बोलना शुरू किया हो। कुएं के अंदर से पहले एक सफेद हाथ बाहर आया। हाथ सूखा था, नीला, और उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। कबीर पीछे हट गया। भाग आरव, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन आरव की आंखें उस हाथ पर टिकी थीं। धीरे धीरे एक औरत बाहर निकली। सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखें
पूरी लाल, वो जमीन को छुए बिना खड़ी थी। तुमने मुझे पुकारा था, अब क्यों कांप रहे हो? मैं बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही थी। आरव की आवाज सूख गई। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, हम बस देखने आए थे। तुम कौन हो? आत्मा मुस्कुराई। उसके दांत असामान्य रूप से लंबे थे। मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने जिंदा कुएं में फेंक दिया था और मेरी चीखें मिट्टी में दब गई थीं। हवा अचानक भारी हो गई। पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे। आत्मा आरव के करीब आई। उसकी आवाज ठंडी थी। हर अमावस्या मैं एक आत्मा लेती हूँ ताकि मेरा अकेलापन कम हो सके। ये इस कुएं का नियम है। कबीर रोते हुए बोला, उसे छोड़ दो, गलती मेरी थी। मैं उसे यहाँ लाया था, उसे मत ले जाओ। आत्मा ने सिर झुकाया। जो मेरी आंखों में देख लेता है वो वापस नहीं जाता, और उसने देख लिया है। आरव की आंखें खाली होने लगीं। धुंध ने उसे घेर लिया। उसकी चीख गूंजी, कबीर! और फिर सब शांत। सुबह कुएं के पास सिर्फ आरव की चप्पलें मिलीं। कुएं के किनारे गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आज भी हर अमावस्या उस कुएं से रोने की आवाज आती है, और कभी-कभी नाम भी। अगली अमावस्या की रात चारों बच्चों ने तय किया कि वो खुद कुएं तक जाएंगे। सबसे बड़ा करण बोला, हम सिर्फ दूर से देखेंगे, अंदर नहीं झांकेंगे। बस साबित करेंगे कि दादा की कहानी सच नहीं है। छोटी रिया कांप रही थी। अगर सच हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिद डर से बड़ी थी, और डर हमेशा जिद को पसंद करता है। रात काली थी, चांद गायब, हवा बिल्कुल बंद। पीपल का पेड़ दूर से ही दिख रहा था, जैसे अंधेरे में कोई काली आकृति खड़ी हो। कुएं के पास पहुंचते ही ठंड बढ़ गई। रिया ने धीरे कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? कर्ण ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। ये सिर्फ डर है, हम खुद को डरा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, करण! करण का चेहरा सफेद पड़ गया। आवाज साफ थी, धीमी, लंबी, जैसे किसी ने बहुत समय बाद बोलना सीखा हो। रिया रो पड़ी। ये हमारा नाम कैसे जानती है? हमने इसे नहीं पुकारा, ये हमें क्यों बुला रही है? कुएं के अंदर अंधेरा हिलने लगा, जैसे पानी हो, लेकिन वहां पानी नहीं था। धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर उठा, सफेद, खाली आंखें और होठों पर सूखी मुस्कान। लेकिन वो औरत नहीं थी, वो आरव था। उसका चेहरा पीला, आंखें काली और आवाज टूटी हुई। तुम लोग क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, यहां मत आना, ये जगह छोड़ती नहीं है। करण पीछे हट गया। तू आरव है, लेकिन तू तो 15 साल पहले, तू जिंदा कैसे है? आरव की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं बस उसकी आवाज हूं जो कुएं में है। वो मुझे जाने नहीं देती। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और असली आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे कुएं से बाहर आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हर अमावस्या मैं एक आत्मा लेती हूँ, लेकिन अगर कोई खुद चलकर आए तो नियम बदल जाते हैं। रिया चिल्लाई, हम नहीं आए थे लेने के लिए, हम बस देखना चाहते थे। आत्मा मुस्कुराई। जिज्ञासा भी बुलावा होती है, और बुलावे को मैं कभी ठुकराती नहीं। धुंध ने चारों बच्चों को घेर लिया। करण ने चिल्लाकर कहा, भागो, पीछे मत देखना, बस भागो। 3 बच्चे भाग गए, लेकिन रिया गिर गई। रिया ने पीछे देखा, वो गलती थी, आत्मा उसके बिल्कुल सामने थी। जो पीछे देख लेता है वो वापस नहीं जाता, ये भी नियम है। रिया की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुएं के पास रिया की चप्पलें मिली। आंगन के बाहर से आवाज आई, दादा! दादा की आंखें फैल गईं क्योंकि वो आवाज रिया की थी।